अच्छा देखें, अब हम ये केस स्टेबिलिटी को कर रहे हैं। केस स्टेबिलिटी होता क्या है? केस स्टेबिलिटी जस्ट केस ही होता है। ये स्टेबिलिटी बताता है किसी भी रिएक्शन की ना, कि रिएक्शन कितना आगे भी पहुंचाएगा। ठीक है। याद है हमने एक चीज करी थी कि कॉपर का जब अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जब कॉपर का हम अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो 4NH3 आते हैं। ठीक, और 2H2 अपनी जगह पर स्टिल रहते हैं। लेकिन अगर हम यही कोबाल्ट से कर दें तो NH3 6 आ जाते हैं। याद होगा आप लोगों को ना, तो ये ऐसा क्यों होता है? NH3 क्यों आते हैं, ये क्यों होता है? इसका वो रीजन होता है के स्टेबिलिटी। ठीक है। रिएक्शन आगे की तरफ चलता है, के स्टेबिलिटी की वैल्यूज आती रहती है। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास के स्टेबिलिटी होता क्या है, किस तरीके से आता है। देखो जैसे मेरे पास रिएक्शन है, सेम जिस तरह KW आता है उसी तरीके से के स्टेबिलिटी आता है, बट यहाँ डिफरेंस होता है कुछ ना। जैसे मेरे पास रिएक्शन है ये इस तरीके से। सही। अब मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ 4NH3 यानी हेक्सेस NH3 से ना। क्या होगा? ये हो जाएगा CuNH3 4, और ये हो जाएगा H2O2, और ये 2+ हो गया, और ये 4H2O बाहर आ गए। अब जब मैं इसका KC बनाऊंगा तो KC यूं करके बनेगा। अच्छा, ये जो 2+ है ना, वो इसमें ये यहाँ पे तो बना दो तो ज्यादा आसान होगा। इसमें अंदर ही बना दो ना, क्योंकि बाहर मोल्स आते हैं, ये वाले मोल्स बाहर आएंगे। अब आपको याद होगा, हम बोलते क्या थे कि भाई जो H2 होता है ना, उसकी हाइनाइजेशन ऑलमोस्ट नल होती है ना, बहुत ही कम ये हाइनाइज होता है। H2O की वैल्यू जैसे ये 4 है, ये 3 है ना, इन तीन के कंपैरेटिवली H2O की वैल्यू बहुत हायर होती है। तो जाहिर सी बात है, एक्वस है ना, तो H2O की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बाकियों की वैल्यू बहुत कम होगी। तो H2O क्या करता है, हमारी वैल्यू खराब कर देता है। H2O क्या करता है, हमारी कैलकुलेशन खराब कर देता है। तो हम क्या करते हैं, H2O को एदा कांस्टेंट देके, जैसे KC कांस्टेंट है तो KC के वो नीचे ले आएंगे H2O को। इस तरीके से H2O को KC के नीचे ले आएंगे। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन उसी तरीके से। सही। अब देखो ये वो दोनों कांस्टेंट है। जब दो कांस्टेंट आपस में मिलते हैं तो एक नया कांस्टेंट, चाहे वो डिवाइड हो रहा है, चाहे वो ऐड हो रहा है, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा है। नॉर्मली जब मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड होते हैं तो उन दोनों को मिला के हम एक नया कांस्टेंट बनाते थे। जैसे ये KW में होता था ना, KC इंटू क्वार्टर होता था। तो ये यहाँ तो लेकिन डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड बाय क्वार्टर है, तो यहाँ पे एक नई चीज बनती है, के स्टेबिलिटी, के स्टेप जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यही इक्वेशन सेम नीचे आ जाएगी। इस तरीके से के स्टेप वो बनता है। ठीक है, जो भी है नीचे सही, तो वही किया एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा। अच्छा देखो, अब ये होता क्या है, बताता क्या है, के स्टेप आपको बताता है कि भाई कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी क्या है ना। सही है। देखो अगर आपकी के स्टेप की वैल्यू, कि वो जो ये प्रोडक्ट है उसकी के स्टेप की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, अगर आपकी प्रोडक्ट स्टेबल है तो के स्टेप की वैल्यू यानी कि जो आप रिएक्शन कर रहे हो ना,
जो आप रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, जो आप रिएक्शन कर रहे हो अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है, यानी कि दो रिएक्टेंट और जो ये रिएक्टेंट मिला के ये प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट है वो पीछे नहीं आ रहा, प्रोडक्ट आगे की तरफ ही वो जा रहा है ना, यानी कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वो जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप इसका वो मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट स्टेबल है, ठीक है। तो आपका जो केस स्टेप है वो बिगर देन वन आता है, ठीक है, और रिएक्शन आगे की तरफ जाता है। इसमें मैंने आपको लिखा हुआ है, इफ द प्रोडक्ट इज स्टेबल देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ केस स्टेप बिगर देन वन एंड द रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम भी लिखा है वो स्लैश करके, विल प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन आगे की तरफ हो जाता रहेगा जब तक मेरा केस स्टेप वन से ग्रेटर है, तो मेरा रिएक्शन आगे की तरफ हो जाता रहेगा। जैसी केस स्टेप वन से ये प्रेशर होता है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। अब कोई चीज आगे पीछे नहीं हो जा सकती, और रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाएगा, सही, और फिर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे सिंपल H2 कॉपर है, वही कॉपर H2O प्लस है, उसमें मैं सिंपल एक NH3 ऐड कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन में ना एक NH3 सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक यहाँ पे सिर्फ एक ही NH3 ऐड हो रहा है और एक H2O बाहर निकल रहा है। यहाँ पर अगर आप केस टाइप की ये वैल्यू देखो तो बहुत हाई आ रही है, 1.78 इंटू 10 की पावर 4, तो ये तो बहुत ज्यादा, तो रिएक्शन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ चलेगा। लेकिन जब मैं इसी जो मेरे पास आंसर आया है इसमें मैं एक और NH3 ऐड करूंगा, तो दो NH3 आ जाएंगे आपके पास। तो देखो केस स्टेप की वैल्यू थोड़ी छोटी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। जब आपने इनकी सब चीजें पुट करी तो केस स्टेप की वैल्यू थोड़ी छोटी हो गई। इसी तरीके से फिर आप दोबारा जब यही उसमें एक और NH3 ऐड करोगे, तो क्या होगा, केस टाइप की वैल्यू और थोड़ी छोटी हो जाएगी। 9.55 सबसे पहले क्या आई थी, 1.78 इंटू 10 की पावर 4, फिर उसके वो बात क्या आई, 4.07 10 की पावर 3। यहाँ पे क्या केस स्टेप आ कैसा रहा है, जो ये कंसंट्रेशन आप उसे पुट कर रहे हो केस स्टेप में, और वैल्यू वो आई जा रही है, ठीक है। फिर जब आपने जब थर्ड NH3 ऐड किया तो वैल्यूज पुट करी, वो कंसंट्रेशन की तो ये आएगी, ठीक है। फिर जब आप फोर्थ ऐड करोगे ना, अब आपने फोर्थ ऐड किया तो ये आई वैल्यू, सही है। लेकिन जब आपने 5 ऐड किया तो वैल्यू हो गई लेस देन 1। जब आपने फिफ्थ NH3 ऐड किया तो अब यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है ना वो सैचुरेटेड हो चुका है। अब उसमें मजीद NH3 ऐड करने की कैपेबिलिटी वो नहीं है, वो और NH3 एक्सेप्ट नहीं वो कर सकता। तो अब आपका रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगा। केस टाइप यही बताता है कि आपका रिएक्शन जो आगे है वो किस उसमें जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं कि रिएक्शन आगे जा रहा है, आपका ये प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है, और केस टाइप की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जा रहा है और आपका प्रोडक्ट स्टेबल से स्टेबल हो जा रहा है। जैसे केस टाइप छोटा होता जाएगा, स्मॉलर ये होता जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है वीकर ये होता जाएगा, ठीक है। फिर एक देखो प्रोडक्ट स्टेबल का वो मतलब क्या है, स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, यानी कि प्रोडक्ट वापस पीछे की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इक्विलिब्रियम में ये होता था ना कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनाने, सब प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाने स्टार्ट कर देते थे। अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग है तो वो कभी भी ये पीछे की तरफ रिएक्शन नहीं वो करेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट वीक है तो फिर वो पीछे की तरफ रिएक्शन करता है, स्टेबल वो नहीं है तो, सही। if the case tab if the case tab is greater than 1, then equilibrium will move towards right because complex product is most stable. If case tab is lesser than 1, equilibrium will move towards left because complex product is unstable। वही वाली बात मैंने आपको बता दी, ठीक है, जो इससे पहले अभी एक्सप्लेन किया है पूरा, ठीक है। अच्छा देखो, इसी तरीके से एक होता है जिसको बोलते हैं शेलेट इफेक्ट। अब ये बहुत ही रेयर आता है ना, ये काफी वो मुश्किल चीज है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ये बताता क्या है, ये आपको बताता क्या है, ये आपको रिलेशन बताता है शेलेट इफेक्ट, कि आपकी स्टेबिलिटी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है केस स्टेप और एंट्रोपी में रिलेशन क्या है।
ठीक है। कुछ अच्छा देखो क्या है रिलेशन यहाँ पे। अच्छा देखो, सैलेड इफेक्ट में हमें ये होता क्या है। देखो यहाँ पे ये वो बोलता है कि देखो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जितने ज्यादा वो मोल्स होंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी पे पड़ेगी। यानी कि जितने ज्यादा पॉलीपोटेंटेट ये लिगैंड होंगे ना, उतना ही मेरा प्रोडक्ट स्टेबल होगा। ठीक है। तो ये जितने देखो पॉलीपोटेंटेट में मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, एटम ज्यादा होते हैं, हैवियर होता है एज कम्पेयर टू मोनोपोटेंटेट ना। तो ये जो मैंने अभी ये हीडीटी है आपको वो बना के दिखाया था, जिसमें 6 H2 आ रहे थे ना, सॉरी 6 लोन पेयर्स आ रहे थे, वो कितना बड़ा एक मॉलिक्यूल था। तो जितना आपका मॉलिक्यूल लार्जर होगा, उतनी स्टेबिलिटी आएगी। वो बोलता है कि इनहेंस एफिनिटी और स्टेबिलिटी ऑफ बाइडेंटेट लिगैंड कंपेयर टू इट्स मोनोडेंटेट लिगैंड व्हेन फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद वो मेटल। ठीक है। जो अच्छा इसका रीजन क्या होता है देखो, एक ना आपको जिस तरह आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते थे ना एएस में, उसमें वो अफेक्ट बताते थे कंसंट्रेशन का ना, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे पार्टिकल्स मोर क्राउडेड होंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसमें भी आपको इस तरीके से एक लिंक जो है ये मतलब वो बनाना है। ठीक है। अगर ये अगर आपके पास अगर वो लोन पेयर वो बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल बड़ा हो रहा है, तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। इस तरीके से आपने पहुंचाना है। ठीक है। बस ये बात दिमाग में पूरा करना। ठीक है। और इसका एक और पता है रीजन क्या होता है। नॉर्मली अगर आप मोनोडेंटेट वो बना रहे हो ना, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स मोर और लेस सेम ही हो रहते हैं। अगर आप मोनोडेंटेट बना रहे हो तो आपके मोर और लेस सेम ही रहते हैं। रीजन क्या होता है उसका? रीजन ये होता है देखो, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक CuH2 है, उसका मैं NH3 से रिएक्शन कर रहा हूँ, उसका मैं NH3 से रिएक्शन कर रहा हूँ 2 NH3 से ना, तो यहाँ पे भी कितने 3 मोल्स हैं टोटल। ठीक है। टोटल 3 मोल्स है। जब ये बनेगा तो उसके उसमें भी वो 3 मोल्स होंगे, क्योंकि जो NH3 है अगर वो दो को रिप्लेस कर रहा है तो इस तरीके से हो जाएगा 2H2O बन गया। लेकिन अगर यही मैं इथेन डाई हमाइन के साथ करता हूँ, अगर एक इथेन डाई हमाइन के साथ हो रहा है, तो एक इथेन डाई हमाइन जो है ना 2H2 रिलीज करेगा। अभी यहाँ पे 1 मोल इसका है और 1 मोल इसका है, तो टोटल 2 मोल्स आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब ये इथेन डाई हमाइन इसमें ऐड होगा ना, तो ये 2H2O रिलीज करेगा, तो आपकी प्रोडक्ट हैवियर हो जाएगी इन मोल्स, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। सही। ये मेरा होता है पेशेलेट इफेक्ट। ठीक है। जितने ज्यादा प्रोडक्ट के मोल्स होंगे, उतनी ही ज्यादा तो मेरी एंट्रोपी होगी। एंट्रोपी जितनी ज्यादा होगी, मेरा प्रोडक्ट उतना स्टेबल होगा। ठीक है। और उतना आगे की तरफ वो मूव करेगा। सही। तो ये आपका पेशेलेट इफेक्ट था।